हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एसएससी एमटीएस 2021 की जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे वो कराने वाला हूँ। ये वीडियो आपकी पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस करे थे। इस वाले पार्ट में भी हम लोग 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लाता हूँ। ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन, जिसको आप लोग ट्राई करिए। पहले सवाल को आप लोग समझिए कि सवाल आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है, अक्षय हैज 30 आर्टिकल, ईच हैव द सेम कॉस्ट प्राइस। ही मार्क द आर्टिकल 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। 15 आर्टिकल उसने बेचे 20% के डिस्काउंट पर, 15 आर्टिकल 10% के डिस्काउंट पर। टोटल प्रॉफिट उसको हुआ 630 रुपीज। कॉस्ट प्राइस क्या था हर एक आर्टिकल का, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो, मैं ऐसे समझ के चलता हूँ कि जब उसने मार्कअप करा, जो चीज 10 की थी वो हो गई 13 की। ठीक है, इसके बाद जब उसने डिस्काउंट दिया 20% का, तब क्या होता, 20% के डिस्काउंट पर आप बोल लो जो चीज 10 की थी 8 की बेचता। यानी कि अगर कोई चीज 100 की थी तो इफेक्टिवली कितने की बेची गई, 104 रुपए की। ठीक है, वहीं अगर मैं ये देखूं कि दूसरे केस में क्या रहा, तो मार्कअप तो सेम था, 10 का आइटम 13 का मार्कअप हुआ। यहाँ पर 10% का डिस्काउंट था, यानी कि 10 का आइटम गया 9 का। तो यहाँ पर कोई चीज अगर 100 की थी तो वो कितने की बेची गई, तो आप बोलोगे यार ये बेची गई 117 की। यहाँ प्रॉफिट कितना, 4%। यहाँ प्रॉफिट कितना, 17%। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि जो हमारे पास प्रॉफिट है वो कितना है, 630 रुपए। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, इसका समेशन प्लस आधा, 4 और 17 का एवरेज, यानी कि 21/2%, क्योंकि आर्टिकल्स इक्वल थे। ठीक है, अगर आर्टिकल का काउंट अलग होता, ठीक है, तो हम यहाँ पर वेटेड एवरेज लेते, पर क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल है तो हम इसका एवरेज लेंगे 4 और 17 का। ठीक है, तो इतना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर इसकी वैल्यू ही 630 है, तो आप मुझे बताओ 1% की क्या वैल्यू हुई। इसको आप काटो तो ये 30 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 1% की वैल्यू आपके पास आ गई 60। ठीक है, यानी कि यार मैं कह सकता हूँ कि 6,000 रुपए ये था टोटल कॉस्ट प्राइस। आपको हर एक आर्टिकल का निकालना है, तो आप इसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ आर्टिकल, जो कि 30 है। आपका आंसर आ गया 200 रुपए। ठीक है, तो काफी शानदार क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, करो इस सवाल को। रचित इन्वेस्ट 12,000 फॉर अ 2 ईयर पीरियड एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। प्रसाद इन्वेस्ट 12,000 फॉर 2 ईयर पीरियड, रेट सेम है पर यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ प्रसाद रिसीव 172.8 मोर एज इंटरेस्ट। अच्छा, आप पहले मुझे ये बताओ कि ये जो 172.8 है, ये एक्चुअल में इस अमाउंट का कितना परसेंटेज है। अगर आपने केवल ये पता कर लिया ना, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। जैसे आप ये देखो कि जो 172.8 है इसका कितना परसेंट है, तो आप इसको 120 से डिवाइड कर लो। ठीक है, ये आप मुझे बताओ कि कितना आ रहा है। तो अल्टीमेटली मैं इसको 12 से डिवाइड करना चाहता हूँ। 1728 12 का क्यूब होता है, यानी कि यहाँ मेरे पास क्या आएगा, यहाँ मेरे पास आएगा कि ये इसका 14.4%, या फिर मैं बोलूँ 144%। 14.4 आएगा ना, 172.8 है यहाँ पर, और यहाँ पर है डिवाइड बाई 120, तो ये आपके पास आएगा 1.44%। ठीक है, इसका मतलब आप समझे 1.44% का, इसका मतलब यार ये हुआ कि इतने परसेंट का गैप आ गया। ठीक है, अब देखो ये हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट में अगर एक साल में एक्स मिल रहा है तो दूसरे साल भी एक्स मिला परसेंटेज में। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा पार्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 100। तो ये जो एक्स स्क्वायर बाय 100 है ना, इसी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो एक्स आपको बताने कितना है, तो 12% आपका आ गया। कुछ इसमें तकलीफ की बात नहीं होनी चाहिए, 144 ऐसे ही देख लो कि 12 का स्क्वायर है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है, करो इस सवाल को। एक ऑफिस में 900 एम्प्लॉय है, एक पर्टिकुलर डे पर 10% फीमेल एम्प्लॉय को छोड़कर सारे एम्प्लॉय प्रेजेंट थे। नेक्स्ट डे एक्सेप्ट फॉर द 8% ऑफ द मेल एम्प्लॉय, ऑल एम्प्लॉयज वर प्रेजेंट। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रेजेंट ऑन दीज 2 डेज वर सेम। तो टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय हमको बताने की कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 900 एम्प्लॉयज है ना, और उसमें आपको क्या गिवन है कि एक दिन में 10% फीमेल एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, तो यार मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं टोटल एम्प्लॉय को 900 मेरे पास है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ मेल प्लस फीमेल, ऐसे में लिख सकता हूँ। ठीक है,
अब क्योंकि 10% नहीं आए तो फीमेल का मुझे क्या लेना पड़ेगा 90%, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मेल प्लस 90% फीमेल जो भी वैल्यू है किसके बराबर है। नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे ये हुआ कि 8% मेल एम्प्लॉय नहीं आए, यानी कि 92% मेल एम्प्लॉय आए और फीमेल तो सारे के सारे हैं, यानी कि यहाँ पर प्लस का एफ। और ये एम का मतलब यहाँ पर क्या है, बेसिकली 100% मेल, ठीक है। एम मतलब 100% मेल है और फीमेल मतलब 100% फीमेल। यहाँ पर आप देखो 100 माइनस 92 यानी कि 8% जो आपके पास मेल है ना वो किसके बराबर होना चाहिए। सिंपल सी बात है 10% फीमेल, क्योंकि नंबर ऑफ प्रेजेंट पीपल अगर बराबर है ना, नंबर ऑफ एब्सेंट पीपल भी बराबर होंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर प्रेजेंट पीपल बराबर हैं तो एब्सेंट भी तो बराबर होंगे। ये चीज आपने पकड़ ली तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो बस वही बात है कि अगर ये वैल्यू आपकी 5 है तो ये वैल्यू आपकी 4 होनी चाहिए। 5 और 4 होता है 9, 9 की वैल्यू आपके पास है 900। क्या बताना था हमको, मेल एम्प्लॉय 5 की वैल्यू कितनी आएगी 500, ये करेक्ट आंसर है। तो बस लैंग्वेज में, लैंग्वेज थी इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था। लैंग्वेज अगर आपने इसकी पकड़ ली तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। इसमें कुछ बताने का है नहीं, खुद ही कर लोगे। In a bag, number of 5 rupee coin is 8 more than the number of 10 rupee coin, but 20% less than the number of 2 rupee coin. टोटल अमाउंट 270 है, आपको बताना है नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन कितनी है। देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन और 10 रुपी कॉइन। अब क्या गिवन था आपको, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन जो है वो 8 ज्यादा है 10 के कंपेरिजन में। और क्या गिवन था, बट 20% लेस देन द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन। नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन यहाँ पर नंबर में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन 5x होते तो 5 रुपी कॉइन कितने होते 4x, ठीक है। और क्या गिवन था कि 5 रुपए के सिक्के 8 ज्यादा है 10 के कंपैरिजन में, यानी कि ये वैल्यू आपकी 4x माइनस 8 है, ठीक है। 4x माइनस 8 है, ये आप मानते हो। अब यहाँ से जो अमाउंट बनना है वो कितना है 270 है, मल्टीप्लाई कर लो। 10x यहाँ पर आया, 20x यहाँ पर आया, 40x यहाँ पर आया और एक माइनस का 80 यहाँ पर आया, किसके बराबर है ये, टोटल अमाउंट 270। बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो आसानी से। तो मेरे पास जो 70x है किसके बराबर आ रहा है 350 के, x आपका 5 आ गया। अब ये x अगर 5 है तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है 5 रुपी कॉइन्स कितने हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 5 टाइम्स 4 यानी कि 20, ये सही जवाब है, ठीक है। उसको मार्क कर देते हैं, सही जवाब आपका होगा 20, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है अगला सवाल, करो इस क्वेश्चन को, क्या गिवन है इसमें। तो देखते हैं सवाल में क्या गिवन है हमको। हमको यहाँ पर ये गिवन है A borrows an amount of 3600 from B at a rate of 20% simple interest for 2 years and lends 75% of this amount to C at 20% compound interest for 2 years. A uses the remaining amount for his personal purpose. Find the loss incurred by A. तो इस सवाल को अच्छे से समझो। देखो यहाँ पर अगर उसने A ने एक अमाउंट बोरो किया था 3600 B से 20% सिंपल इंटरेस्ट, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो उसे कितना पैसा वापस करना पड़ता, आपने बोला 40%, किस चीज का 3600 का। तो आप पहले मुझे बताओ कि ये वैल्यू कितनी आई, 36 इंटू 4 कितना होता है 144, एक जीरो और लगा लो मेरे साइड से, ठीक है। तो इतने रुपए तो वापस करने पड़ते। अब देखो इसका कुछ अमाउंट उसने यहाँ पर लैंड कर दिया, ठीक है। किसको लैंड कर दिया, आगे एक आदमी को 75%। अब ये 75% किस अमाउंट का, इसी का तो 3600 का 75% यानी मैं कह सकता हूँ 2700 डायरेक्ट, ठीक है। अब इस पर क्या था 20% 2 साल के लिए, यानी कि इसका 44% लेना है आपको, इसका आपको 44% लेना है। तो मैं डायरेक्ट इसको 44 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये वैल्यू बताओ कितनी आने वाली है। तो 27 को मल्टीप्लाई करना है केवल 44 से, कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 27 44 आपके पास आया 1188, ठीक है, ठीक है। तो आप ये बताओ यहाँ पर क्या गैप आ रहा है, क्या गैप है इसमें 252 का, ठीक है। और जो 900 रुपये बच गए 3600 में से 2700 रुपये दिए, बाकी के 900 रुपये तो इसमें जोड़ लो 252 में, आपका आंसर आ जाएगा।
क्या, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, देखते हैं क्या गिवन है इसमें आपको। एक सुपरमार्केट में सेल हुई है 1,48,500, 2,00,000, 1,64,000, 1,88,600, 2,40,400, 5 मंथ्स के अंदर। तो 6th मंथ में क्या सेल होनी चाहिए कि जो एवरेज है वो कितना बन जाए, 188,300, ये आपको बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है यार। कई तरीके इसको करने के, आप चाहो तो एवरेज को जैसे मल्टीप्लाई करके समेशन निकाल लो, ठीक है, या फिर आप डेविएशन में देख सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैं फिलहाल चाहता हूँ कि मैं डेविएशन देखूं, तो वहां से भी आंसर आ जाना चाहिए, है ना। इतना आपको क्लियर हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं कि डेविएशन देखेंगे। अब देखो, डेविएशन देखना है ना, तो किसके रेस्पेक्ट में देखना आप चाहते हो, एवरेज के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में आपको डेविएशन देखना है, ठीक है। तो इसमें बताओ कितना डेविएशन है। अब देखो 50,000 से आप कंपेयर करो, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 38,300, पर उसमें आपका 1,500 ज्यादा है, ठीक है। 38,300 में आपका 1,500 ज्यादा है, ठीक है। को भी जोड़ लेते हैं, आपके पास आएगा 39,800, ठीक है। आपका पहले में डेविएशन आया 39,800। अब यहाँ पर देखो क्या डेविएशन है, यहाँ आपको दिख रहा है कि 11,700 का, ठीक है। तो उसको माइनस साइन के समझ लो, 11,700। अगली वैल्यू में देखो 1,64,000, तो डिफरेंस मुझे दिख रहा है कि 24,300 का, है ना। साइन माइन प्लस का साइन, प्लस 24,300। इसी तरीके से यहाँ पर आओ, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि केवल 300 रुपए का है माइनस साइन के साथ। यहाँ कितना है, यहाँ पर 11,700 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 40,400, ठीक है। 11,700 में 40,400, तो आपके पास आ जाएगा 52,100, ठीक है, माइनस साइन के साथ, माइनस 52,100, ठीक है। ये वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी कि एक्चुअल में कितनी वेट रही है। तो प्लस वाले पहले मैं ऐड करता हूँ, प्लस वाले अगर मैं ऐड करूँगा तो 39,800, ठीक है। फिर आपके पास आएगा प्लस 24,300, और प्लस वाला तो कोई और है नहीं, यही है, 64,100 आपके पास आ रहा है। माइनस वाले देख लेते हैं, 11,700 माइनस 300, फिर माइनस का 52,100, तो ये भी जस्ट अ सेकेंड, प्लस 300 करूँ मैं, और फिर अगर मैं करूँ प्लस 52,100, तो ये वैल्यू आपके बराबर आ रही है। तो यानी कि प्लस माइनस की जो भी वैल्यूज है आपस में बराबर आ रही है, ठीक है। तो नेट डेविएशन आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। आपका डेविएशन जो था ये 0 आया। डेविएशन 0 आने का मतलब ये होता है कि जो भी नेक्स्ट वैल्यू होगी एग्जैक्टली एवरेज के बराबर होगी, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये आपका एवरेज था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल को देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। A man rose from J2K upstream and back from K2J downstream in a total time of 15 घंटे। J और K के बीच का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। टाइम टेकन बाय द मैन टू रो 9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज आइडेंटिकल टू द टाइम टेकन टू रो 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो इसी लाइन से आपको क्वेश्चन पकड़ के चलना है। जैसे 9 घंटे डाउनस्ट्रीम जाने में जब लगे, तो उतना ही टाइम 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लगा, ठीक है। 9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम के टाइम के बराबर है। ऐसा आप कह सकते हो कि जो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई होने वाला है ना, वो कितना होगा, 9/3, यानी कि 3/1। तो x अपॉन वाई कितना होगा, 3 और 1 4 बटे 3 माइनस 1 2, तो ये आपके पास 2:1 आ गया, ठीक है। बोट की स्पीड अगर 2 है तो स्ट्रीम की स्पीड 1 है। इतना समझ में आपको आया। अब आगे बढ़ो। अब क्या मैंने आपको J2K, तो ये आपका J अगर है तो ये K है। पहले आदमी क्या, J से K, फिर वापस आया K से J। ऐसा ही तो गिवन है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। ये डिस्टेंस आपके पास 300 है। आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझो कि टोटल टाइम जो लगा वो होगा किसके बराबर,
पहले पार्ट में कितना समय लगता, पहले पार्ट में समय लगता वो था टोटल डिस्टेंस है 300 डिवाइड बाय, अब ये मैं पी मान लूँ, इसको भी पी मान लूँ, तो डाउन स्ट्रीम में क्या लगा 3p स्पीड हुई, इतना टाइम लगा। ठीक है, 300 बटे यहाँ पर कितना लगेगा, डिफरेंस है नहीं कि केवल p, ये आपका टोटल टाइम है, किसके बराबर होना चाहिए 15 घंटे। इतना आपको क्लियर हुआ, एलसीएम ले लो, बस यही पूरा गेम है इसमें। 3p यहाँ पर आया, 300 और 900 कितना हो जाएगा 1200, बराबर है 15 के, काट दो यहाँ पर 8 है, तो 3p आपके पास 80 आया, p की वैल्यू आ रही है 80/3, p अगर 80/3 है क्या बताना, मुझे 2 की वैल्यू बतानी है, यानी कि 160/3 आपका आंसर हो जाएगा 160/3। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है, इसमें भी कुछ बताने का नहीं है, आप लोग समझदार है उसको कर लोगे। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्या गिवन है इसमें आपको, अंजलि डिसाइडेड टू स्पेंड 45% of her salary on shopping. On completion of her shopping, she realized that she had spent only 11475, which was 60% of what she had decided to spend. How much is Anjali's salary? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से हम लोग समझ के चलेंगे। अंजलि ने क्या डिसाइड करा था कि वो 45% स्पेंड करेगी, यानी कि उसकी सैलरी अगर 20 है तो वो उसमें से 9 रुपीज स्पेंड करने वाली है। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये जो उसने डिसाइड करा था 9, इसको वो पूरा खर्च नहीं कर पाई, वो इसका भी केवल कितना खर्च कर पाई 60%, यानी कि इसका 3/5, 3/5 9 का, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी 11475, और आपको वैल्यू किसकी बतानी है, आपको 20 की वैल्यू बतानी है। सिंप्लीफाई करें इसको, तो 9 से काटना चाहते हो काट लो, पहले जाएगा 12 बार 108, ठीक है, फिर 67 हुआ तो 9 7 जा 63, फिर 5 बार गया, इसको इससे काटो, कितनी बार जाएगा 425। वन की क्या वैल्यू आपके पास आई, वन की वैल्यू आपके पास आई 425 इंटू 5, क्या बताना है 20 की वैल्यू, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 2 जीरो लग जाएंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा, 42500, ये आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करो। द लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर सिलेंडर इज कट फ्रॉम अ वुडन क्यूब ऑफ एज 7 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब लेफ्ट आफ्टर कटिंग द सिलेंडर इज व्हाट। तो ये क्वेश्चन देखो कैसे होगा, ये मेरे पास अगर क्यूब है, ढंग से आपको ना समझ में आया शायद फिगर की वजह से, ट्राई करना समझने का, ये मेरे पास क्यूब है, इसमें से अगर मैं एक सिलेंडर काटना चाहता हूँ तो वो किस तरीके से होगा, देखो सिलेंडर का जो ऊपर का सरफेस होगा वो यहाँ पर ऐसे कटेगा, ये से टच कर रहा होगा, तो पूरा वो यहाँ पर ऐसे नीचे जाएगा, तो ये वो सिलेंडर जो आप काटोगे इधर से, इसका जो आपका यहाँ पर डायमीटर होगा ना वो क्यूब के साइड के बराबर होगा, यानी कि जो आपका रेडियस है वो कितना होगा, साइड का आधा, 7/2, तो पूरे क्यूब की क्या वॉल्यूम हुई, आपने बोला 343, इसमें तो कुछ डाउट होना ही नहीं चाहिए, इसमें से माइनस करना है πr² h, 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितनी होगी वो भी साइड के बराबर, ये भी तो साइड ही है, इंटू 7, है ना, सिंप्लीफाई करना है इसको बस, और तो कुछ है नहीं सवाल में, 7 से 60 को काट दो और यहाँ पर कर दो 11, ठीक है, तो मेरे पास कितना आ रहा है 343 माइनस 11 इंटू 49/2, तो पहले 11 इंटू 49/2 निकाल देते हैं, ठीक है, आपके पास आ गया 269.5, इसको माइनस करोगे उसमें से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 73.5। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये टाइप काफी अच्छा होता है, कुछ लोग को इसमें प्रॉब्लम होती है। There are 45 students in a hostel. If the number of students increases by 5, total expenses of the mess increase by 30 per day, while the average daily expenditure per head diminishes by 2. ओरिजिनल टोटल डेली एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस कितना था ये आपको बताना है, बहुत ध्यान से हम लोग इस क्वेश्चन को समझ के चलेंगे। देखो एक हॉस्टल था जिसमें पहले कितने थे 45 स्टूडेंट थे, अब फिर वो बढ़कर हो गए 50, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको क्या गिवन है, स्टार्टिंग में आपको ये गिवन है कि हमारे पास जो भी था डेली एक्सपेंडिचर पर हेड वो डिमिनिश कर गया 2 से,
इंक्रीज होने के बाद, यानी कि यहाँ अगर कंज्यूम हो रहे थे x, ठीक है, तो यहाँ पर डिमिनिश हो गया वो x-2 हो गया पर हेड कंजम्पशन, ठीक है। देखो क्या गिवन है, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीज बाय 30 पर डे, ठीक है, यानी कि भले ही 2 रुपए कम हो रहा है पर हेड, पर क्योंकि नंबर ऑफ हेड बढ़ चुकी, 50 लोग अब हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 30 रुपए से बढ़ गया, यानी कि ये जो अमाउंट आपके पास आ रहा है 50 टाइम्स x-2, बेसिक से समझोगे ना तो कभी दिक्कत नहीं होगी। इसमें से अगर मैं पुराना अमाउंट माइनस कर दूं 45x, तो ये बराबर होना चाहिए ना इस 30 के, बस इतना ही है इस सवाल में और कुछ नहीं है। यानी कि जो 5x आपके पास है किसके बराबर है, देखो ध्यान से, 30 में जोड़ दो, कितना, 30 में क्या जोड़ोगे, 100 जोड़ोगे, यानी कि 130 आया। x की वैल्यू कितनी, 26। मुझे क्या बताना है, पहले कितना कंजम्पशन था, यानी कि मुझे ये बताना है ये कितना है, 45x, 45 इंटू 26, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख रहे हो इस क्वेश्चन को, करो इस सवाल को, देख रहा है विनोद। A person goes from P to Q at a speed of 20 km per hour, then he goes from Q to R at a speed of Q km per hour. Finally, the person goes from R to S at a speed of R km per hour. जो तीनों डिस्टेंस है बराबर है आपस में, एवरेज स्पीड P से R के बीच में 280/11 km per hour है, Q से S के बीच में 112/3 है, आपको R की वैल्यू बतानी है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, जब मैंने कराए थे तब भी बोला था कि भविष्य में जरूर आएगा पेपर के अंदर, क्योंकि ये टाइप नया है, ठीक है। समझो इस सवाल को बहुत अच्छे से समझो। एक आदमी पहले P से स्टार्ट करता है, फिर वो गया Q तक, Q से फिर वो कहां तक गया, R तक, थोड़ा दूर बनाते हैं इसको, P से गया Q तक, Q से गया R तक, डिस्टेंस बराबर है आपस में, ये आपको समझ में आया। अच्छा R से S भी गया, सॉरी यहाँ पर R ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं S, ये सभी डिस्टेंस आपस में बराबर है, ठीक है। क्या गिवन है आपको कि डिस्टेंस P से Q, Q से R, R से S बराबर है, एवरेज स्पीड P से R के बीच में 280/11 है, Q से S के बीच में 112/3 है। आपको क्या बताना है कि R से S के बीच में जो स्पीड है वो कितनी होगी, ठीक है। तो सवाल को समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि बहुत ही डीप क्वेश्चन है, ठीक है। ये डिस्टेंस मैंने माना कि एक है, ये भी एक है, तो ये भी एक आया, ठीक है। P से Q के बीच की स्पीड पता है ना आपको, 20 है, और फिर आपको P से R के बीच की जो स्पीड है क्या वो गिवन है, बिल्कुल गिवन है, इतनी है स्पीड। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि Q से R के बीच में क्या स्पीड रही थी, केवल ये चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो आप बताओ टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस आपने बोला यहाँ पर एक और एक दो हो गया, ठीक है। तो 2 बटे टाइम कितना लगा, टाइम आपने देखा यहाँ पर 1/20, यहाँ कितना टाइम 1 बटे जो भी स्पीड रही हो, स्मॉल क्यू, ये आपकी स्पीड है यहाँ पर, किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर होना चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, किसके बराबर होता है, एवरेज स्पीड के, वो तो क्वेश्चन में गिवन है ना, 280 डिवाइड बाई 11, यहाँ से आपको Q की वैल्यू मिलने वाली है, यहाँ से उसको काटो 140 आया, ठीक है। अब देखो ऊपर की तरफ क्या आएगा, ऊपर की तरफ आपके पास आ गया 20Q, या फिर ऐसे सिंप्लीफाई ना करो वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा सिंपल तरीका ये है कि आप इसका रेसिप्रोकल लिख दो, रेसिप्रोकल लिखोगे यानी कि 1/Q किसके बराबर है, यहाँ पर आपके पास है 11/140, इसमें से मुझे हटाना है 1/20, ठीक है। कितना आएगा ये, 11 में से हटाऊँ अगर मैं 7 तो मेरे पास बचा 4, तो आपके पास आ रहा है 4/140, ठीक है। यानी कि जो Q आपके पास है वो कितना है, 140/4, तो Q आपने निकाल लिया, कितना आया, Q आपका आ गया 70 का आधा 35। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, मैं कैसे पहुंचा यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि ये स्टेप बहुत ही क्रूशियल है। अब फिर से देखो आपको Q से S के बीच की क्या एवरेज स्पीड पता है, आप बोलोगे हाँ हमको पता है, Q से S के बीच की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, वो आपको यहाँ पर गिवन है 112/3, उसका यूज करो, ठीक है। क्योंकि आप Q से S के बारे में केवल सोचो, जर्नी फ्रॉम Q टू S, Q से R के बीच की स्पीड कितनी, 35, ठीक है। R से S की कितनी, जो आपको निकालनी है, स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम इक्वेशन में लिखना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2/1/35, ठीक है, प्लस
1/r किसके बराबर होना चाहिए? एवरेज स्पीड यानी कि 112/3। इसको काट दो यहाँ पर, कितना रह जाएगा? 56। ठीक है, तो आपके पास जो 1/r है वो कितना आया? मैं थोड़ा सा स्पेस बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, अभी स्पेस बन जाएगा। इसको कर देते हैं कलर। ठीक है, अब यहां हम लोग लिख देते हैं इसके ऊपर। ये क्वेश्चन आपके पास आई थी, यानी कि जो 1/r है वो कितना होना चाहिए? अगर रेसिप्रोकल लिया तो 56/3 माइनस 1/35। ठीक है, तो 1/r की वैल्यू कितनी आ रही है? अच्छा, उसका रेसिप्रोकल लेंगे ना तो 3/56 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास 3/56 आएगा। 56 क्या होता है? 7 × 8। ये कितना है? 7 × 5 ना, यानी कि मैं नीचे क्या ले सकता हूँ? 7 × 8 × 5। ऊपर क्या आया? 3 × 5 यानी कि 15। इसमें से क्या हटाना पड़ेगा? यहाँ पर आपके पास है 8। ठीक है, तो 7 बचा, इससे आपका ये कट गया। r बराबर 8 × 5 यानी कि 40। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन था, और ये एमटीएस में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो आप ये सोच रहे हो कि एमटीएस में आसान क्वेश्चन आते हैं, तो आप गलत सोच रहे हो। ठीक है, इस टाइप का सवाल पहले नहीं पूछा गया। ठीक है, और ये मैं आपको करा रहा हूँ, फ्यूचर में फिर से रिपीट होगा, तब आपको याद आएगा कि आपको सबसे पहले किसने कराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खुद की तारीफ आजकल कुछ ज्यादा करने लगा हूं मैं। करो इस सवाल को। द कॉस्ट प्राइसेस ऑफ अ पेन एंड अ नोटबुक आर 600 एंड 4000 रेस्पेक्टिवली। इफ द पेन एंड नोटबुक आर सोल्ड एट लॉसेस ऑफ 20% एंड 32% रेस्पेक्टिवली, what will be the approximate percentage of total loss incurred on the two sales made? ठीक है, देखो ऐसे समझो आप कि ये चीज है 600 की, ये चीज है 4000 की, तो इनका रेशियो क्या है? इनका रेशियो बोलोगे कि 6:40 यानी कि 3:20 है। ये स्टेप आपको जल्दी करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लॉस हो रहा है? 20% का पेन पर, नोटबुक पर कितने का? 32% का। तो इतना लॉस तो होगा ही होगा। ये कितना एक्स्ट्रा है? 12 एक्स्ट्रा है। किस पर एक्स्ट्रा है? 20 पर। किससे डिवाइड करना है? 3 और 20 23 से। ये कितना आएगा? 240/23। ये वैल्यू आपको देखनी है अप्रॉक्स कितनी आ रही है। 240/23 आपके पास है 10.43। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा लॉस है। ये जो एक्स्ट्रा लॉस है ना, आप इसमें ऐड करोगे मिनिमम में। ये एक्स्ट्रा लॉस है जो आपको मिनिमम में ऐड करना है। कितना आ जाएगा? 30.43%। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है, देखने में काफी आसान सा लग रहा है। इन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स वे टोटल मैक्सिमम मार्क्स फॉर 500, मोहित गेट्स 20% सुरेंद्र से ज्यादा। सुरेंद्र गेट्स 20% मोर देन ललित, ललित गेट्स 15% लेस देन दर्शन। मोहित को अगर 366 मिले हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ द फुल मार्क्स डज दर्शन गेट? देखो इस सवाल को अच्छे से समझते हैं। सुरेंद्र के बारे में आपको क्या पता है? फिर पूरा लिखो यहाँ पर, मोहित, सुरेंद्र, ललित, दर्शन, MSLD। ठीक है, मोहित को कितने मिले? 20% ज्यादा सुरेंद्र से, 6:5 की रेशियो। ठीक, इसी तरीके से सुरेंद्र को 20% ज्यादा मिले ललित के कंपैरिजन में, तो ये 6:5 हुआ। ठीक है, ललित को 20% कम मिले, 15% कम मिले दर्शन के कंपैरिजन में, तो इसको अगर 17 मिले तो इसको 20 मिले। अब क्या इन रेशियो को हम बैलेंस नहीं कर सकते? कर सकते हैं, तभी काम ही बनने वाला है। बिना बैलेंस करे तो कुछ होने नहीं वाला है यहाँ पर, है ना। अब बैलेंस करेंगे तो देखो, यहाँ पर मैं 6 को 17 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो कितना आएगा? 102। ठीक है, यहाँ अगर मैंने 102 ले लिया तो यहाँ कितना आना चाहिए? 17 × 5 यानी कि यहाँ पर 85 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ कितना आएगा? 100 आ जाएगा। अब यहाँ अगर आपके पास 102 आया तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 6/5 टाइम्स ऑफ 102।
ठीक है। मुझे अल्टीमेटली मोहित और इस वाले रेशियो में इंटरेस्ट है, और मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। 6/5 इंटू 102 रेशियो जो दर्शन के थे यानी कि 100, केवल मुझे इसमें इंटरेस्ट था। ठीक है, यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ कितना है 50 है, तो इसको अगर 306 मिल रहे हैं तो इसको 250 नंबर मिल रहे हैं। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, तो आप मुझे यार ये बताओ कि जो मोहित था उसको कितने परसेंटेज में कितने मिल रहे थे? उसको यहाँ पर मिले थे 366 मार्क्स। इसका मैं डबल कर दूं तो कितना हुआ 732, यानी कि उसको 73.2% मिल रहे थे। अब इसका मुझे कितने टाइम्स लेना है? इसका मुझे 250/306 टाइम्स लेना है। इतनी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, ये आप समझ के चलो। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत आसान है, ये कैलकुलेशन आपको सवाल में करनी पड़ेगी। 73.2 को पहले 250 से मल्टीप्लाई करके 306 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन भी क्लोज क्लोज है, तुक्का मार के नहीं आ सकते। 58 59 बहुत पास में होते हैं। ठीक है, इंटू 250 डिवाइड हम लोग कर देते हैं 306 से, आपके पास आ जाएगा 59.80%। ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये वो सवाल है जो पेपर में आपका पूरा पूरा समय खराब कर सकता है। 59.8%, आप खुद ही देखो कितनी कैलकुलेशन है, और ये सवाल एमटीएस में आया है। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि एमटीएस के सवाल ना भी करें तो काम नहीं चल तो काम चल जाएगा, सीजीएल में सेवल का सवाल नहीं दिखा मुझे, पूरे प्री के पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा, पर एमटीएस में ये सवाल मिला, और 58 59 दोनों ऑप्शन। ठीक है, तो वहां पर भी आप पूरा टाइम खोटी कर सकते हो अपना पेपर के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई? ठीक है, ये सब चीज देखा करो यार। अब ये सवाल अगर मैं आपको नहीं देता इस कंपाइलेशन में, बेस्ट 100 क्वेश्चन वाली में, तो ये सवाल आपसे मिस हो जाता पक्का। और जब ये एग्जाम के अंदर आता तब आप सोचते कि हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ पर कर दी। अब क्या इसमें कोई कैलकुलेशन में कोई चीज कट रही है क्या? 306 से हम कुछ काट सकते हैं 732 में? तीन तीन शायद कॉमन आ रहा है तो उस 3 को काट सकते हो, उसके अलावा क्या ही कटेगा। सही कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है, पूरा तो कट नहीं रहा। ठीक है, वही बात है कि ये सब चीज आप देखो, ये सवाल अच्छे अच्छे कहाँ से आपको मिले। ठीक है, बेस्ट 100 क्वेश्चन की कंपाइलेशन है, इसको सोल्व करो जाकर खुद से। ठीक है, तभी कुछ हेल्प होगी पेपर के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने। अगर आप सोच रहे हो कि पूरा पेपर आसान आता है तो ऐसा नहीं है, कुछ सवाल आपको बीच में मिलेंगे ऐसे जो आपका टाइम खराब कर सकते हैं। ठीक है, क्या बताना है हमको कि इन दोनों के स्ट्राइक रेट में क्या अंतर है, दो प्लेयर के स्ट्राइक रेट में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखते हैं स्ट्राइक रेट बेसिकली होता क्या है। स्ट्राइक रेट जैसे क्रिकेट अगर आप देखते हो ना मेरी तरह, तो आप समझोगे कि एक प्लेयर अगर कम बॉल में ज्यादा रन मार रहा है तो उसका स्ट्राइक रेट ज्यादा। बेसिकली 100 बॉल्स में कितने रन उसने मारे वो उसका हो गया स्ट्राइक रेट। ठीक है, अब अगर यहाँ पर 66 बॉल में उसने 102 रन मारे तो उसका स्ट्राइक रेट पता है क्या होता है? 102/66 इंटू 100, ये स्ट्राइक रेट होता है। ठीक है, I5 की तरफ आओ। I5 की तरफ आप देख रहे हो कि 56/44 इंटू 100, ये होगा स्ट्राइक रेट। ये डिफरेंस आपसे पूछा गया ना, तो आप एक काम करोगे, आप 100/22 को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा 102/3, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आपके पास बचेगा 56/2। इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, 100/22 इंटू 102 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 56 इंटू 3, आपके पास आया 36, 36/6, यानी कि केवल 6 यहाँ पर आ गया है ना। कितना आ रहा है ये 600/22। ठीक है, 600/22 यानी कि 300/11, वही बात है 27.27। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करो इस क्वेश्चन को। तो देखो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में हमको, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 150% ऑफ इट्स स्मॉलर डायगोनल। लार्जर डायगोनल जो है वो 150% है छोटे डायगोनल का। एरिया गिवन है कि 432 है, तो साइड ऑफ रोम्बस बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है काफी। ठीक है, तो ऐसे समझो कि स्मॉल डायगोनल अगर मेरे पास होता 2x, तो बड़ा डायगोनल कितना होता 3x। 1/2
और इनका प्रोडक्ट एरिया होता है क्योंकि गिवन है 432। 2 से पहले मैंने 2 को काटा, यहाँ पर आएगा मेरे पास 144, तो x आपके पास आया 12। इतना क्लियर हुआ। तो रोम्बस मेरा किस तरीके से बनेगा, ये रोम्बस हुआ, देखने में थोड़ा बेकार सा है पर काम चलाओ इसी से। तो 2x कितना हुआ 24, यानी कि ये जो आधा हिस्सा है ये 12 हुआ। 3x कितना हुआ 36, ये जो आधा हिस्सा है ये 18 हुआ। आपको क्या बताना है, अंडर रूट में 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो 6 तो हम कॉमन लेने वाले हैं। अंदर क्या बचा 9 और 4 यानी कि 13 आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा भाई आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को और पाओ मेरी तरफ से एक चॉकलेट। 470 liters of a mixture of milk and water contains 5% water. Mischievous boy added some water in the mixture and now there is 6% water in the mixture. Find the quantity of water added by the boy in the mixture. देखो अच्छा सवाल है काफी। ऐसे समझो आप कि एक मिक्सचर मेरे पास है जिसमें 470 लीटर था और उसमें 5% क्या था, वाटर था। ठीक है, उसने कुछ ऐसी क्वांटिटी ऐड करी जिससे अब पानी की जो मात्रा है वो 6% हो गई। तो उसने कितना ऐड करा था ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो अगर 6% हो गई तो पहले क्या था, पहले मेरे पास क्या था, वाटर और यहाँ पर था मिल्क। ठीक है, क्या रेशियो था 1:19। ये मैंने कैसे लिखा ये तो आपको आना चाहिए अगर मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा है तो। ठीक है, सेकंड केस में क्या हुआ कि अब 6% पानी हो गया, यानी कि अब अगर 3 यहाँ पर पानी है तो ये कितना है 47 है। अब आप यार मुझे एक बात बताओ कि उसने क्या ऐड करा है, वाटर ऐड करा है, यानी कि जो मिल्क है वो सेम होना चाहिए, मिल्क सेम होना चाहिए। तो मिल्क को सेम बनाना पड़ेगा, इसको 47 से मल्टीप्लाई करके और इस पूरी वैल्यू को 19 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी आपके पास आ रही है टोटल, ठीक है, स्टार्टिंग में जो टोटल क्वांटिटी है वो कितनी थी 470, यानी कि जो आपके पास 47 इंटू 20 है ना, वो एक्चुअल में किसके बराबर है 470 लीटर के। यानी कि जो 1 है उसकी वैल्यू कितनी है 10/2 यानी कि 0.5 लीटर। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पर वाटर कितना ऐड हुआ था, वाटर आपका जो आपको दिख रहा है वो कितना है 3 इंटू 19 यानी कि 57। इसमें से माइनस कर दो 47, तो 10 यूनिट ऐड हुआ था। 10 की वैल्यू कितनी 0.5 यानी कि 5 लीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, और उस तरह के क्वेश्चन में ना 5, 10, 15 यही आंसर होते हैं, तो टिक मार दिया करो अगर तुक्का लगाना चाहते हो तो। ठीक है, अब बस कैन ट्रेवल 20% फास्टर देन अ स्कूटर, both start from point P at the same time and reach point Q 60 km away from point P at the same time. On the way, however, bus lost about 2 minutes while stopping at bus station, while scooter did not stop anywhere. Speed of bus आपको बतानी है। देखो यार इस सवाल में मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को ये भी बताना चाहिए था कि जो हमारे पास स्कूटर है वो कितने समय में पहुंचा, क्योंकि ऐसे समझो 60 किलोमीटर डिस्टेंस दे दिया वो तो ठीक है, ये डिस्टेंस आपको 60 किलोमीटर दे दिया, फिर आपको बोल दिया कि जो बस है उसने 10 मिनट के स्टॉपेज भी लिए, यानी कि बस केवल 54 मिनट चल पाई 1 घंटे में। तो 1 घंटे यहाँ पर मेंशन करना चाहिए था कहीं ना कहीं कि 1 आवर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो 60 किलोमीटर है। ठीक है, तो जो बस ने इफेक्टिवली ट्रेवल करा वो कितने देर ट्रेवल करा, अगर 1 घंटा मान के मैं चलूँ तो उसमें से 10 मिनट हटा देता हूँ, यानी कि केवल 50 मिनट ही बस आपकी चली। ठीक है, 50 मिनट ही आपकी बस चली और उसमें उसने 60 किलोमीटर ट्रेवल करा, तो 1 घंटे में कितना करती, तो आपने बोला 60 इंटू 6/5 कितना आ गया, आपके पास हो गया 12 छक्के 72। ये आंसर है। पर ये मेंशन करना चाहिए था कि 1 किलोमीटर यहाँ पर 1 आवर की बात हो रही है कि 1 आवर में 10 मिनट का स्टॉपेज है। ठीक है, ये 10 मिनट का स्टॉपेज अगर 2 आवर में होता फिर क्या होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। क्या बताना है हमको, फाइंड द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये अच्छा वर्ड है सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, अगर ये हो यहाँ पर तो सिली मिस्टेक हो सकती है। फाइंड द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 81 और 63 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस।
अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। 8163 का पहले हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, 81 क्या होता है, 9 टाइम्स 9 63, 9 टाइम्स 7। एलसीएम क्या आएगा, आपने बोला 9 × 9 × 7, ये तो एलसीएम हुआ, ठीक है। के प्लस 7 ये वो नंबर होगा जो हमेशा 7 रिमाइंडर देगा। अब के की वैल्यू यहाँ पर आप एक भी ले सकते थे, पर एक लेने पर आंसर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसने सेकंड स्मॉलेस्ट पूछा है, ठीक है। यानी कि के की वैल्यू आपको इस बार 2 लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो 9 × 9 × 7 कितना हुआ, 9 × 9 × 7 आपके पास हुआ 567, इसका डबल प्लस 7, 567 का डबल करना है और उसमें जोड़ना है 7, ये आंसर होने वाला है, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है अगला सवाल आपके सामने, a/b बराबर है b/c। आपको बताना है a⁴ डिवाइड बाई b⁴ कितना होगा, ठीक है। अब देखो आंसर कई सारे फॉर्म्स में यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। कई सारे वेरिएबल हमारे पास है तो डिफरेंट फॉर्म में आंसर आ सकता है। वैसे यहीं से अगर देखो तो कितना होना चाहिए, a⁴ b⁴, तो आप बोलोगे यार कि इसको अगर मैं पावर 6 कर रहा हूँ दोनों तरफ तो कितना आ जाना चाहिए, आपके पास आ जाएगा b⁴ डिवाइड बाय c⁴, ये आंसर होना चाहिए। अब यहां से देखो b² ac के बराबर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ac का होल क्यूब डिवाइड बाय c⁴, तो यहाँ से कितना आ गया a³ काटा तो नीचे बच गया c³ आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला सवाल आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। मीन टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू थर्सडे इज 39.25 डिग्री सेल्सियस, मीन टेम्परेचर फ्रॉम थर्सडे टू संडे इज 40.25। द सम ऑफ डेली टेम्परेचर ऑफ ऑल द डेज ड्यूरिंग द वीक फ्रॉम मंडे टू संडे इज 277.5। तो थर्सडे को क्या टेम्परेचर रहा था आपको बताना है, ठीक है। तो क्या इसको डिविजन से आप कर पाओगे, सोचो। पहले आप मुझे यार ये बताओ कि क्या ये वैल्यू मैं 7 से काट सकता हूँ। अगर मैं इसको 7 से काटने की कोशिश कर रहा हूँ तो फिर देख लेता हूँ एक बार, इतना क्या सोचना। 7 से अगर काटने की कोशिश करोगे तो कितना होगा, पहले जाएगा 3 बार, फिर हुआ 67, तो ये कितनी बार चला गया, 9 7 जा 7 9 जा 63, शायद नहीं कट रही वैल्यू, है ना। कंफर्म कर लेते हैं एक बार, 277.5 डिवाइड बाई 7, तो डेसिमल में आ रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा वहां से, ठीक है। तो मतलब एवरेज यहाँ से नहीं निकल रहा है मंडे टू संडे का, ठीक है। तो समीशन से करना चाहते हैं हम लोग, फिर इसको और क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपके पास समीशन। अच्छा ये समीशन ऑलरेडी है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपके पास समीशन पहले से है, मैं उसको एवरेज समझ रहा था। ये आपके पास समीशन है पहले से। यहाँ क्या समीशन आएगा, मंडे टू थर्सडे कितने दिन हो गए यार, मंडे टू थर्सडे आपके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन हो गए। तो 39 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होता है, 78 का डबल 156, उसमें एक और जोड़ दो 157, ठीक है, 157 आपके पास आया समीशन, ठीक है। इसमें थर्सडे एक बार काउंट हो चुका है। अब आगे के कितने दिन, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर से 4 दिन, तो 40.25 इंटू 4 कितना होगा, 161। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें थर्सडे आपका 2 बार आ चुका है, ठीक है। यानी कि अगर मैं माइनस थर्सडे कर दूं तो ये समेशन होना चाहिए, जो कि गिवन है सवाल में 277.5। तो थर्सडे यहाँ से कितना आ गया, थर्सडे आपके पास आ जाएगा, ऐड कर लेते हैं एक बार, 157 और 161, इसमें से माइनस करते हैं 277.5, आंसर आपके पास आ गया 40.5। ये आंसर है। अगला सवाल ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको गिवन है सैलरी ऑफ अमित इज 75% ऑफ द सैलरी ऑफ अमन, सैलरी ऑफ अमित इंक्रीजेस बाय 40% एंड सैलरी ऑफ अमन इंक्रीजेस बाय 10%, बाय व्हाट अप्रॉक्सीमेट परसेंट इज द न्यू सैलरी ऑफ अमन मोर देन द न्यू सैलरी ऑफ अमित। तो दो लोग हैं यहाँ पर, एक है अमन, एक है अमित। पहले गिवन था कि अमित की सैलरी 75% है अमन के कंपैरिजन में, तो अमन की अगर मैं 4 मान के चलूं तो इसकी 3 है अमित की, ठीक है। अब अमित की सैलरी 40% बढ़ गई,
यानी कि इंटू 7/5। यहाँ पर क्या हुआ, कॉमन की इंक्रीज करके 10% से, यानी कि इंटू 11/10। ये रेशियो मुझे बताओ कितना आ रहा है, यहाँ पर 2 रह जाएगा। तो अगर इसकी अब 44 है तो इसकी कितनी है, 6 इंटू 7 यानी कि 42। काट लो तो कितना आ जाएगा, 22-21। क्या बताना है हमको, कितनी अप्रोक्सीमेट परसेंट मोर बताना है। तो आपको 1/21 यानी कि 100/21 ये आपका आंसर होने वाला है। अगला सवाल ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। कपिला बॉट 100 फ्रॉक्स एट अ रेट ऑफ 320 पर फ्रॉक। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर था 1000 रुपए। टैक्स उसने भरा 1.5 पर फ्रॉक का। लेबर चार्जेस थे 500। सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए अगर वो 10% का प्रॉफिट चाहती है तो। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 320 रुपए पर फ्रॉक, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर इतना था, पर ये ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर तो टोटल पर था ना, मुझे तो पर फ्रॉक से मतलब है। तो एक फ्रॉक का ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने बोला 1000/100 यानी कि 10 रुपए। 320 तो कॉस्ट प्राइस था, इसमें 10 रुपए जोड़ा मैंने ट्रांसपोर्ट का। टैक्स 1.5 रुपया पर फ्रॉक, तो टैक्स भी जोड़ दिया पर फ्रॉक। लेबर चार्जेस 500 थे, पर मैं तो आपसे लेबर चार्जेस पर फ्रॉक पूछ रहा हूँ। तो 5 रुपए था लेबर चार्ज पर फ्रॉक। तो ये आपको पर फ्रॉक का इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस आ गया। इस पर चाहिए 10% का प्रॉफिट, यानी कि इंटू 11/10। ये आंसर होना चाहिए। सॉल्व करके देखते हैं तो कितना आया हमारे पास, 330 और उसमें 6.5, तो 336.5 इंटू 11/10। इसको मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ एक बार। 336.5 इंटू, ठीक है, करेक्ट आंसर है 370.15, ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है अगला सवाल, इसमें कुछ बताने का है नहीं, आप लोग करोगे इसको। करण इन्वेस्टेड 4000, किरण इन्वेस्टेड 5000 एक्स और वाई मंथ के लिए। अगर किरण को रिसीव होते हैं 32,000 फ्रॉम 52,000, तो आपको एक्स अपॉन वाई की वैल्यू बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो इनटू टाइम का रेशियो बराबर प्रॉफिट का रेशियो, ये आपको पहले से पता है। यहाँ पर अगर 4 है, यहाँ पर अगर 5 है, ये अगर x है, ये अगर y है, तो यहाँ पर प्रॉफिट का क्या रेशियो आ रहा है, 32 किरण को मिले, ठीक है। तो बाकी के जो 20 हैं 1000 उसको मिले, तो यहाँ से टाइम का रेशियो आपको मिल गया। यहाँ पर 8, इसको काटना है यहाँ पर 4, 8 और 4 में क्या रेशियो है, 2:1। करेक्ट आंसर। ये है अगला क्वेश्चन आपके सामने। If the rate of interest on a deposit is 5% per annum compounded quarterly, what will be the amount payable at maturity? पर P इन्वेस्ट कर रहे हैं 5000 एक साल के लिए, तो देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन होता है जो फंसा देगा एकदम आपको। पर यहाँ पर ऑप्शन जो है ना वो आपके काफी सहायता में दिए। देखो 5% पर एनम था, उसमें भी उसने कह दिया कि कंपाउंडेड क्वार्टरली कर दो, ठीक है। यानी कि एक साइकिल में कितना मिला, 1.25%। और एक ही 4 साइकिल आपको चलानी है, 4 साइकिल। तो मैं आपको तरीके बताता हूँ, कई तरीके हैं सवाल को करने के। देखो 5% वैसे बेसिकली पता है क्या होता है, 1/20 होता है। पर अगर इसमें आप 4 साइकिल घुसेड़ना चाहते हो तो वो 1/80 हो गया, ये आप मानते हो। तो एक तरीका तो ये होता कि आप कैसे लिखो कि 80 से कोई चीज कितनी हो गई, 81 हो गई, ठीक है। एक बार मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। 1.25% 5% का 5/20 डिवाइड बाई 4, हाँ ठीक है, इतने आएगा। तो ऐसे आपको 4 साइकिल चलानी पड़ेंगे। यहाँ पर पावर 4, यहाँ पर पावर 4, ये आपका बराबर आएगा 5000 के। फिर आपको इसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी। एक तरीका ये है, ठीक है। अच्छा तरीका नहीं लग रहा है देखने में काफी। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका ये हमेशा ये कि आप ऑप्शन देखो, ठीक है। देखो जब भी आपका रेट कम हो, रेट जब भी कम होता है ना, रेट जब लेस होता है, तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो लगभग बराबर होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे अगर ऐसे समझो, रेट जब 10% होता है तब अंतर क्या आता है 2 सालों में, 1%, ठीक है। रेट जब 20% हो जाता है तो वो अंतर हो गया 4%, ठीक है। तो सब कुछ रेट पर डिपेंड करता है।
ये आपको क्लियर हुआ? यानी कि रेट अगर कम है, और यहाँ पर तो बहुत ही कम रेट है, ठीक है, 1.25%, यानी कि जो भी मेरा आंसर होगा अगर मैं 5% लेके मानूं उससे ज्यादा होगा, ठीक है। 5% अगर मैं मान के चलता इतने पर तो कितना बनता, तो आपने बोला यार कि 250 रुपये बनता। तो जो भी आंसर है यानी कि जो भी इंटरेस्ट है वो 250 रुपये से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। अब 250 थोड़ा सा ज्यादा यानी कि जो अमाउंट बनेगा वो कितना होगा, 5250 से ज्यादा, ठीक है। अमाउंट जो भी मेरे पास आएगा वो इससे बड़ा आएगा। कौन सा ऑप्शन है जो जस्ट इससे बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये तो छोटा हो गया, ये भी काफी ज्यादा है, ये करेक्ट आंसर है। ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, रेट जब भी कम हो तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, करो इस सवाल को। अ मर्चेंट बॉट 60 शीप एट 120 पर शीप, 40 उसने बेच दी 150 रुपये में। द शीप डेथ, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द रिमेनिंग शीप। अगर उसको 800 रुपये का टोटल प्रॉफिट चाहिए, अच्छा टोटल प्रॉफिट की अगर बात हो रही है, ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता हूँ। जैसे कॉस्ट प्राइस टोटल क्या हुआ, आपने देखा यहाँ पर 72 और 20 इतने पैसे उसके लगे, ठीक है। इसमें उसको 800 रुपये का फायदा चाहिए, तो ये होना चाहिए टोटल सेलिंग प्राइस। अभी किसके बराबर है, ये आप देखो, 40 उसने बेचे कितने के, 150 के, यानी कि यहाँ पर मिले 6000 रुपये। 10 शीप तो गए काम से, ठीक है, तो कितने बचे, 10 और बचे, 10x, x आपका आंसर है। कितना आएगा x, 8000 में हटा दो 6000 तो बच गया 2000, डिवाइड बाय 10 कर लो, 200 आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ, करो इस सवाल को। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट एंड 6 टीचर, each student got a number of chocolate that is equal to 16% of the total number of student, and each teacher got a number of chocolate that is equal to 12% of the total number of student. How many chocolate were in total? देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके 50 हैं, ठीक है। अब हर एक स्टूडेंट को अगर 16 नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको चॉकलेट मिली, तो कितनी चॉकलेट मिली टोटल, 50 स्टूडेंट है, हर एक को कितनी मिल रही है, 50 का 16%, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात हो रही है, 50 का 16% कितना होता है, 32 होता है। इतनी चॉकलेट यहाँ पर मिल गई, अच्छी बात है, ठीक है। जब 16%, सॉरी 50 का कितना होगा, 8 होगा ना, 16% तो 8 होगा, यहाँ पर इंटू 8 आएगा, प्लस टीचर कितने थे 6, इनको कितनी मिली टीचर्स को 12% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 12% 50 का, यानी कि कितना हुआ 6, कितना आ गया 436। सही जवाब ये है आपका। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, करो इस क्वेश्चन को। Visitors to a show were charged 10 rupees each on the first day, 5 on second day, and 2 on third day, and the total attendance in the 3 days were in the ratio 15-2-3. Average charge per person for the visitors to the show on the 3 days taken together कितना है? अच्छा सवाल है काफी, ठीक है। देखो नंबर अटेंडेंस का रेशियो क्या था, 15, 2 और 3, ठीक है। पहले दिन कितने रुपए लिए गए थे, 10 रुपए, दूसरे दिन 5 रुपए और तीसरे दिन 2 रुपए। तो पहले दिन जो कलेक्शन हुआ वो कितना हुआ, पहले दिन कलेक्शन आपका हुआ 150 रुपए, यहाँ कलेक्शन हुआ 10 रुपए, यहाँ कलेक्शन हुआ 6 रुपए, ये तो टोटल कलेक्शन है, ठीक है। यानी कि टोटल कलेक्शन कितना है मेरे पास 166। इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ विजिटर से, ये है आपके नंबर ऑफ विजिटर, टोटल में 20, आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, B1 B2 मिलके काम को कर सकते हैं 8 दिन में, B2 B3 मिलके सेम काम को कर सकते हैं 16 दिन में, B1 और B3 मिलके कर सकते हैं 32 दिन। आपको बताना है कि व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वर्क ऑल 3 पीपल कैन डू इन 4 डेज। देखो ऐसे समझो, B1 B2 का 8, B2 B3 का 16, B1 B3 का 32, इनका एलसीएम तो आसानी से ले सकते हो 32, 1 2 4, तो इनकी एफिशिएंसी का समीशन बताओ, 7/2, ये नहीं क्या है एफिशिएंसी। कितने दिन काम कर रहे हैं, 4 दिन, इतना काम करेंगे, टोटल काम इतना है, ये आपको परसेंटेज में बताना है। 14/32 यानी कि 7/16 इंटू 100, ये आंसर है।
अगला सवाल ये है आपके सामने, और करो इसको। कौन करेगा इस सवाल को? A milkman purchases milk at A per liter and sells it at 1.5 A per liter. Still he mixes 2 liter water with every 9 liter of pure milk. Profit percentage बताना है। तो यहाँ पर 2 बार घपला हो रहा है, सक्सेसिव लगेगा। ठीक है, कैसे लगेगा? देखो, अगर वो A का खरीद रहा है और 1.5 A में बेच रहा है, यानी कि एक की चीज 1.5 की, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 2 की चीज 3 की उसने बेची, ये तो पहला स्टेप हो गया। और मिक्स उसने वो भी करा, मिक्सिंग करी। ठीक है, यानी कि 9 लीटर प्योर में उसने 2 लीटर वाटर मिला दिया, यानी कि 9 से 11। माल तो उसके पास 9 का था, तो उसने बेच दिया 11 का। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो चीज 18 थी, ऐसे काट लो उसको तो और आसान हो जाएगा। जो चीज 6 थी वो कितनी बन गई? 11 बन गई। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ यार, ये आप मुझे बताओ। प्रॉफिट आपको दिख रहा है कि 5 है यहाँ पर। ठीक है, 500 बटे 6 इतने परसेंट, 2 से काट लो, 250 बटे 3%, ये आपका आंसर है। तो प्रॉफिट लॉस पे अगर आपकी कमांड अच्छी है, ये सब चीज आपने पढ़ रखी है पहले से मेरे से, तो इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है, लेंथ ऑफ डायगोनल आपको बताना है क्लोज्ड क्यूब का, जिसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 96 है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। ये 96, a² 16 है, ए आपका 4 आया। अब ए 4 है, डायगोनल क्लोज क्यूब क्या होता है? a√3, 4√3 आपका आंसर। A sum of 2400 is invested for 4 years at R% per annum simple interest and the interest received is 1152. ठीक है, find the amount received after 3 years when the same sum is invested at R plus 8% simple interest। तो पहले हम R निकालना चाहते हैं, बिना R निकाले तो ये सवाल होने से रहा। ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड यहाँ पर उसने अलग अलग कर दिया। ठीक कह रहा हूँ मैं? या फिर बिना R के भी हो सकता है। अमाउंट रिसीव्ड आपसे पूछा गया है, ट्राई करते हैं। ठीक है, होगा नहीं होगा बाद में पता चलेगा। देखो, 4 ईयर में अगर आपको इतना मिल जाता, तो मैं आपसे पहले पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पर तो 3 ईयर है ना, इसको ब्रेक करो। 8% और 8% दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, 4 सालों में कितना मिला? 1152। तो 3 सालों में कितना मिलता? आपने बोला 1152, इसका 3/4 इतना ही मिलता। काटो इसको 4 से, कितनी बार जाएगा? पहले गया 2 बार, फिर हुआ 35, तो गया 8 बार। ठीक है, फिर 32 हुआ, फिर से क्या 8 बार। 288 इंटू 3 कितना होगा? 840 में 24 जोड़ दो, 864, 864 रुपीज इतना मिलता। ठीक है, 3 सालों के अंदर, यानी कि एक पजल तुम्हारी सॉल्व हो गई कि 864 रुपये मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा कितने मिलेंगे? 8%। 3 सालों के लिए कितना हुआ? 24%। 24% किसका? 2400 का ही तो। कितना होगा 24 का स्क्वायर? कितना होता है, किसी को याद है? कितना होता है 24 का स्क्वायर? 576। इतने रुपए और मिले, ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, इसको जोड़ो इसमें, कितना आएगा बताओ मुझे? 864 और 576, 864 और 576 आपके पास हुआ 1440। ठीक है, तो जो 1440 है ये ऐड होगा, ये आपका इंटरेस्ट है ना, 1440 ये आपका इंटरेस्ट है। तो बिना रेट हमने निकाले इस क्वेश्चन को कर दिया। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट है, उसको जोड़ दो 2400 में, 1440 आंसर आपका 3840। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करो इस सवाल को। क्या गिवन है इसमें आपको? द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज इंपोर्टेड ऑफ स्टील एंड आयरन इन 2018 was 3:2 and in 2020 it was 1:1. The ratio of quantities of imported steel in 2018 and 20 was 4:3. What is the ratio of quantity imported of iron in 2018 and 20? तो अच्छा सवाल है, आप इसमें फंस सकते हो लैंग्वेज की वजह से। ठीक, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लगाया, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लाया हूँ, क्योंकि इस सवाल में आप लैंग्वेज में फंस सकते हो। ठीक है, देखो ऐसे समझो आप कि स्टील और आयरन का जो रेशियो होता है 2018 में वो कितना था? 3:2। ठीक है, और 2020 में कितना था? 1:1। ठीक है, अब यहां पर देखो 2018 और 2020 में जो स्टील इंपोर्ट हुई थी
वो रेशियो क्या था 4:3। ठीक है, यानी कि यहाँ अगर मैं मान के चलूँ कि आपकी 3 आ रही थी, तो यहाँ कितनी आनी चाहिए थी 2020 में? तो आपने बोला यार 2020 में आती 3 का कितना लेना पड़ेगा, 3 का आपको लेना पड़ेगा 3/4, इतनी आती। ठीक है, इतनी स्टील आती। इसका मतलब आयरन भी इतना ही आया। ये आपका स्टील भी हुआ 2020 का, और यही आपका आयरन हुआ, ये आपका स्टील है, और ये बराबर है आयरन के 2020 में। तो 2020 का आयरन आपको मिल गया, कितना आया था? स्टील कितना था 2018 में? आयरन कितना था? 2 था। और यहाँ कितना आया? 9/4। ये रेशो आपको बताना है, ये आपका आंसर है 8:9, करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, कितनी समझ आपकी है रेशो की। करो इस क्वेश्चन को। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 24, 28 लीव्स 11, 21, 25 एज रिमाइंडर। देखो इस सवाल में रिमाइंडर आप देख रहे हो बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम उस नंबर को बढ़ा रहे हैं, तो इसका गैप क्या होता है? डी माइनस आर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये गैप, सॉरी ये वाला गैप 3 का है। ठीक है, 24 माइनस 21 भी 3 होता है, और यहाँ पर 28 माइनस 25 भी 3 ही होता है। तो बेसिकली करना हमको ये होता है कि इनका एलसीएम लेना होता है। 16, 24, 28 का क्या एलसीएम आएगा? 48 तो ऐसे ले लो, 4 इसमें पहले से आ गया, इंटू 7 कर लो, तो ये कितना है? 48 × 7, 50 × 7 कितना होता है? 350, उसमें से हटा दो 14, आपके पास आया 336। इसमें से 3 माइनस करना पड़ता है, करेक्ट आंसर है 333। कुछ बताने का नहीं है इसमें, आसान क्वेश्चन एकदम। इस सवाल को करो। A toy is formed by placing a solid circular cone on a solid hemisphere, and the radius of the common base of the cone and the hemisphere is 15 centimeter. Volume of toy is 2850 pi centimeter cube. Total surface area of the toy आपको बताना है। तो देखो कैसे करेंगे सवाल को। ये है मेरे पास हेमिस्फीयर, यहाँ पर एक कोन है आपके पास ऐसे है। ठीक है, रफ फिगर काफी बनना है यहाँ पर, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या क्या पता है आपको? इसमें आपको ये पता है कि जो हमारे पास रेडियस है वो कितना है? 15 है। तो ये आपके पास 15 है। ठीक है, हाइट पता है क्या हमको? हाइट के बारे में हमको क्या गिवन है? रेडियस ऑफ द कॉमन बेस ऑफ द कोन एंड हेमिस्फीयर इज 15। वॉल्यूम ऑफ द टॉय आपको गिवन है। टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो वॉल्यूम गिवन है। अच्छा ठीक है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 15 इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना है? जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, आप पहले मुझे ये बताओ कि हेमिस्फेरिकल पार्ट का कितना वॉल्यूम हमारे पास आया? आपने बोला 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब यानी कि 225। ठीक है, और यहाँ कितना आएगा? इसको मैं एच मान लेता हूँ। यहाँ पर आपके पास आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर यानी कि फिर से, अच्छा यहाँ पर एक 15 और आएगा, पाई आर क्यूब ने यहाँ पर इंटू 15 भी है। यहाँ पर आएगा 225 इंटू एच। ये वॉल्यूम है, किसके बराबर आ रहा है? 705 पाई। पाई से आपने पाई काट दिया दोनों तरफ। करो अब इस क्वेश्चन को, इससे काटो इसको, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स 5 हुआ 10, यानी कि 2250। एक तरफ तो ये आ गया। ठीक है, और इधर भी सिंप्लीफाई करो। अच्छा यहाँ पर क्या है मेरे पास? यहाँ पर 705 नहीं है, यहाँ पर 2850 है। क्वेश्चन में गिवन है 2850। और ये कितना आ रहा है? यहाँ पर आया 75। ठीक है, यानी कि 75H किसके बराबर? 2850 के। तो 75H कितना हुआ? 600। H कितना होना चाहिए? H आपका होना चाहिए 8। 600/75 कितना होता है? 8 होता है। H आपका 8 सेंटीमीटर आ गया। H अगर आपका 8 है, तो ट्रिपलेट से ये L कितना हुआ? 17। समझ में आया आपको? अब क्या निकालना है हमको? टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर कितना हुआ? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर का मतलब हुआ आर स्क्वायर 225, उसका डबल 450, 450 पाई। और यहाँ कितना? पाई आर है। ठीक है, यानी कि 17 इंटू 15, तो वो कितना होगा? 17 इंटू 15 आपके पास हो जाएगा
255, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा 255। पाई करेक्ट आंसर आपका ये 705। देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन था। वॉल्यूम देकर वो आपसे हाइट निकलवाना चाहते थे, और हाइट निकलवाकर वो आपसे स्लेंट हाइट निकलवाना चाहते थे, फिर उसके बाद आपसे सरफेस एरिया निकलवाना चाहते थे। ठीक है, ये स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व थे। अच्छा क्वेश्चन था काफी। ठीक है, ये है अगला क्वेश्चन, करो इस सवाल को। द नंबर ऑफ फ्लावर्स ग्रोन इन बाई 5 was 15% मोर देन दोज ग्रोन इन बाई 4। और क्या गिवन है, नंबर ऑफ फ्लावर्स ग्रोन इन बाई 6 was 20% मोर देन दोज ग्रोन इन बाई 5। डिफरेंस बताना है आपको बाई 9 और बाई 4 का। तो यहाँ पर मेरे पास है बाई 5, यहाँ पर है बाई 4 इसी डायग्राम के अंदर। ठीक है, बाई 5 के हम कैसे निकालेंगे, देखो बाई 6 में जो थे वो 20% ज्यादा थे बाई 5 के कंपेरिजन में, तो यहाँ पर अगर 5 थे तो ये बढ़कर 6 हो गए। 6 की वैल्यू है 345। ठीक है, मुझे पहले 5 की वैल्यू बतानी है, यानी कि क्या वैल्यू होगी 5 की, 345, इसका 5/6। ठीक है, बाई 4 बाई 5 में क्या कंपेरिजन है, बाई 4 में आपको पता है, बाई 5 में आपको पता है कि 15% ज्यादा थे बाई 4 के कंपेरिजन में, यानी कि रेशियो कितना 23-20। तो इसको मैं अगर इंटू 20/23 कर लूँ तो ये ठीक होना चाहिए। ठीक कह रहा हूँ मैं, इंटू 20/23। सिंप्लीफाई करो इसको, 10 यहाँ पर 3, काटो इसको, पहले बार जाएगा एक बार 115 यानी कि 5 बार, ये गया 5, तो आपके पास आया 250। ठीक है, 250 यहाँ पर, और यहाँ कितने थे y9 में 404, क्या अंदर है इसमें 154, और जीरो जितने चाहो उतने लगा लो। करेक्ट आंसर, इनका गैप आपको देखना था। ठीक है, 404 और 250 के बीच में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख रहे हो इस क्वेश्चन को, ऑन अ ट्री देयर आर सम पैरट्स एंड सम पिजन्स इन द रेशियो 7:9। आफ्टर एन आवर्स 8 parrots fly away and 6 pigeons and 10 sparrows come and sit on the tree. The ratio of the parrot and the pigeons on the tree now is 1:4. What is the ratio of parrots and sparrows that are now on the tree? देखो, आपके पास कितने पैरट और कितने पिजन थे, 7:9 इतने थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या रेशियो हुआ, पैरट पिजन का 1:4 हो गया। ठीक है, तो मैंने लिखा 1:4। क्या क्या चेंजेस हुए थे, चेंजेस आप मुझे बताओ, कितने पैरट गायब हुए, आपको गिवन है 8 पैरट फ्लाई हुए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा -8। ठीक है, पिजन के बारे में क्या गिवन है, एंड 6 पिजन एंड 10 स्पैरो कम एंड सिट ऑन द ट्री, यानी कि पिजन 6 आके बैठ गए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लस का 6। ये आपको क्लियर हुआ स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई 28 और यहाँ पर कितना है 9, 28 में कितने का अंतर 19 का, तो जो 19 है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पर साइन डिफरेंट है तो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, साइन डिफरेंट होते तो ऐड करते हैं, यानी कि 6 और 32 यानी कि 38, एक की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। ये आपको क्लियर हुआ, एक की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 2 हो गई, यानी कि यहाँ पर कितने थे पैरट 14, यहाँ कितने पिजन थे 18। ठीक है, अब 18 में से अगर आपको क्या बताना है पैरट और स्पैरो का। ठीक है, 14 में से अगर 8 चले गए तो कितने बचे 6 पैरट रिमेनिंग, और स्पैरो कितनी थी 10 स्पैरो कमेंट सेट, तो ये रेशियो आपका आ गया 3:5। करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल को करो, a large solid cube is melted and cast into n solid small spheres, each of radius 3 centimeter and n+2 small solid cuboids, each of dimension 4 into 4 into 6.5. If the length of each side of the large solid cube is 12 centimeter, find the value of n. तो अल्टीमेट सी बात है, वो आपसे n निकलवाना चाहते हैं वो आपसे, ठीक है, कैसे भी। और देखो n सॉलिड स्फीयर मेरे पास है, हर किसी का रेडियस 3 है। इक्वेशन बनाओ, क्या इक्वेशन बनेगी, n इंटू एक सॉलिड स्फीयर का क्या वॉल्यूम होता 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब यानी कि 3 का क्यूब हो गया 27। ये टोटल वॉल्यूम है, इसको हमने किस में मेल्ट कर दिया n+2 स्मॉल क्यूबॉइड। ठीक है, जिनका एक का वॉल्यूम कितना होता, तो आपने बोला यार 4 इंटू 4 हुआ 16, 16 को 6.5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मैं 8 को 13 से कर लेता हूँ 104, 104 इंटू n+2। ठीक है, और तो कुछ है नहीं,
इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द, अच्छा और भी कुछ है क्या मेरे पास, स्मॉल क्यूबॉइड्स ईच ऑफ डायमेंशन, a large solid cube is melted and cast into n small solid sphere each of radius, अच्छा ठीक है, तो हमने गलती कर दी यहाँ पर, ये आपके पास यहाँ पर टोटल वॉल्यूम आ रहा है, इसमें हमने मेल्ट करा है, ठीक है, ये आपके पास टोटल वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम किससे निकला है, ये वॉल्यूम है क्यूब से निकला है, ठीक है, और क्यूब का डायमेंशन गिवन है कि 12 सेंटीमीटर का साइड है, यानी कि जो आपके पास 1728 है ना यार, ये है एक्चुअल में इसके बराबर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारा आसान हो जाए मामला। तो मेरे पास है n इंटू 22/7 इंटू 36, और यहाँ पर कितना है 104 n, और जो यहाँ पर 208 आया था वो उसको मैं यहाँ पर माइनस करने वाला हूँ 208, ठीक है। यहाँ से आपको n के लिए सोल्व करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है। और एक चीज आप इस सवाल में जरूर कर सकते थे, वो ये थी कि इस टर्म को तो कैंसिल ही करना पड़ेगा, कैंसिल मतलब इसमें ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी इनकी जो 7 का मल्टीपल हो, वरना तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो फ्रैक्शन अवॉइड करने के लिए, फ्रैक्शन अवॉइड करने की ऐसी कौन सी वैल्यू थी जो आप ले सकते थे ऑप्शन से, वो वैल्यू केवल 7 ही तो थी, n बराबर 7 यहाँ से आप कर सकते थे, और तो कोई वैल्यू थी नहीं जिससे आप फ्रैक्शन के 7 को काट सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मीना स्कोर्ड 303 रन अगेंस्ट इंग्लैंड इन विच शी हिट 32 4 and 4 sixes. What percentage of the total run scored by running between the wicket? तो कितने रन यहाँ पर चौके और छक्के से मारे? देखो जैसे हार्दिक पांड्या केवल चौके छक्के से रन मारता है, उसी तरीके से 32 into 4 कितना होता है 64 का डबल 128, 4 छक्के से भी आगे 24 रन, 152 रन तो ऐसे ही ठोक दिया, पता नहीं कहाँ पर मैच हो रहा था। 152 में से 303 में से 152 को हटा लो तो कितना बचेगा 151, इतने रन उसने भागे, ठीक है। 151 आपको बताना है टोटल में से, यानी कि 303 में से आपको दिख रहा है कि डबल से जस्ट कम, यही वाला ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, करो इस क्वेश्चन को। मनोज डिसाइडेड टू गिव 25% ऑफ हिज इनकम टू हिज सन ए एंड अ सर्टेन अमाउंट टू हिज सन बी। इफ ही गिव 2208 to B, which is 98% of the decided amount, and is 1542 less than the amount given to A, what percentage of his total income did he decide to give to son B? देखो अच्छा सवाल है काफी। मनोज ने वैसे क्या डिसाइड करा था कि वो अपनी इनकम का 25% ए को देगा और कुछ अमाउंट देगा बी को, ठीक है। तो 25% ए के लिए डिसाइडेड था, और बी के लिए कितना था ये हमको पता नहीं फिलहाल, ये तो पता ही करना है, ठीक है। अब देखो अगर उसने बी को 2208 दिया विच इज 92% ऑफ द डिसाइडेड अमाउंट, ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 92% ऑफ द डिसाइडेड अमाउंट, जो भी उसने अमाउंट डिसाइड करा था उसको मैं मान लेता हूँ कि बी था, ठीक है, बी अमाउंट डिसाइड करा था, उसका उसने 92% दिया, यानी कि केवल 23/25 दिया, ठीक है। और ये कितना है आपके पास है 2208, इसको काटो इससे, देखो कितनी बार जा रहा है, पहले क्या 9 टाइम्स 207, फिर कितना बचा 178, हो जाएगा 6 बार, 178 कितनी बार जाएगा 6 बार नहीं जाएगा सॉरी, विच इज 92% ऑफ द डिसाइडेड अमाउंट। काटने पर 138 है ना, तो 6 बार ही जाएगा, 138 है ऊपर, तो 6 बार गया 96। तो जो बी को अमाउंट मिलना चाहिए था वो कितना था, जो अमाउंट बी को मिलना चाहिए था वो था 96 into 25, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करोगे कितना आ रहा है, 96 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 24 आता है, 96 into 25 कितना हो जाएगा 2400, ठीक है। तो बी को कितना मिलना चाहिए, तो 2400 मिलना चाहिए था। ये आपको क्लियर हुआ, 2400 मिलना चाहिए था पर उतना मिला नहीं, ठीक है। तो डिसाइड कितना करना था 2400 डिसाइड करना था देने के लिए। अब देखते हैं कि टोटल अमाउंट कितना है, ठीक है। ये हमको कैसे पता चलेगा, देखो ये जो अमाउंट है जो उसने दिया है 2208, ये इतना कम है ए के कंपैरिजन में, ठीक है। यानी कि यार जो आपके पास ए को मिलना चाहिए वो कितना है 2208, इसमें ऐड करो 1542, यहाँ पर आपके पास आया 50, 7 375। अब ये एक्चुअल में कितना है,
ये एक्चुअल में आपको ए को जो मिल रहा था 25% वही तो है, ठीक है, वही है ये वैल्यू। यानी कि इसका अगर मैं 4 गुना कर रहा हूँ तो वो अमाउंट मुझे मिलेगा, टोटल अमाउंट। और 20 का कितना परसेंट है, ये तो आपको बताने कि जो 2400 है इसका कितना परसेंट है, ये कितना हुआ 7500, उसका भी 2 गुना यानी कि 15,000। ये आपको बताना है कितना हुआ। देख लो कितनी बार कटेगा ये, 15 से उसको काट लो तो वो ही जाएगा 16%, करेक्ट आंसर। करो इस क्वेश्चन को। द हाइट ऑफ अ ट्रेपेजियम is 68 सेंटीमीटर, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इज 75 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is 6 by 17 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, देखो हाइट ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है, सम ऑफ पैरेलल साइड गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। कितना होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि 34 इंटू 75। ये आपका क्या हुआ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आपको क्या बताना है, अच्छा आपको क्या गिवन है यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 6 by 17 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 17 by 6 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है, 34 इंटू 75। तो देखो यहाँ पर कुछ काट पीट सकते हो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 से काटूंगा तो 2 बच गया, और यहाँ पर आ गया 25, यहाँ पर रह गया 17। तो जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो कितनी आई, 17 इंटू 5 यानी कि 85। मुझे क्या बताना है, डायगोनल 85√2, उसको आप लोग सॉल्व कर लेना, यही आंसर होगा 85√2, ठीक है। द सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5600 रुपए एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर इज 2061 व्हेन द व्हेन इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो रेट परसेंट आपको बताना है पर एनम का कितना है, ठीक है। अच्छा सवाल है काफी, आपको कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर जो इंटरेस्ट बनना है वो कितना परसेंटेज है, आप मुझे ये बताओ। 2061.36 जो है इसका कितना परसेंटेज है 56 का, केवल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ फिलहाल, ठीक है। ये इसको सिंपलीफाई करके बताओ कितना आ रहा है, 2061.36 डिवाइडेड बाय 56, तो आपके पास आएगा 36.81%, ठीक है। समझना आप लोग ये कितना आया, कट रहा है वैल्यू पूरी पूरी कट रही है, 36.81%। अब ध्यान से समझो, क्या समझा था मैंने आपको, सिंपल इंटरेस्ट अगर यहाँ पर x% मिल रहा होता पहले साल, तो यहाँ अगले साल भी x% मिलता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता, x% प्लस x%, एक्स्ट्रा पार्ट कितना होता है x² बाय 100%। तो यार ये जो वैल्यू है ना परसेंटेज में, ये इसको करस्पॉन्ड कर रही है। अब यहाँ से आपको ये बताना है कि x की आपको क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब जरूरी तो नहीं कि आप इसको सिंप्लीफाई करो, आप ऑप्शन देख सकते हो। 36 में x आपका 4 बार आना चाहिए, ठीक है, 36.81 में 4 बार आना चाहिए, तो 9% ले सकते हो, 36% ऐसे हो जाएगा, 9 स्क्वायर होता है 81, 81/100.81, बस हो गया, x बराबर 9%। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हो बिना कैलकुलेशन में फंसे हुए, बस अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। स्पीड ऑफ अ सुपरफास्ट ट्रेन T1 is 20% ज्यादा देन स्पीड ऑफ अनदर सुपरफास्ट ट्रेन T2। बोथ द ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट N at the same time and reach point M at the same time। N और M 500 किलोमीटर दूर है। T1 stop for 10 minutes on the way but T2 cover the distance without any stoppage। T1 की स्पीड आपको बतानी है। तो देखो क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है कि जो T1 हमारे पास है उसकी स्पीड 20% ज्यादा है T2 के कंपैरिजन में। तो ये है T1, ये है T2। T1 की स्पीड अगर 6 है तो T2 की स्पीड है 5, ये तो आपको समझ में आया। तो टाइम का रेशियो जो होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, 5:6, ये होना चाहिए था टेक्निकली, पर क्योंकि वो सेम टाइम पर पहुंचे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ट्रेन फास्ट थी उसने कुछ स्टॉपेज ले लिए, ठीक है, 10 मिनट का स्टॉपेज ले लिए। तो ये जो गैप आया ना, ये गैप कितने का है, 5 उसको समय लग रहा था पर उसको भी 6 लगा, यानी कि 1 यूनिट का उसने गैप लिया। तो जो 1 यूनिट है ना आपके पास, 1 यूनिट आपका 10 मिनट है। तो इस ट्रेन को जो टेक्निकली टाइम लगना चाहिए था वो कितना लगना चाहिए था, 50 मिनट। कितने की दूरी के लिए, 500 की दूरी के लिए। स्पीड कितनी हुई, 500, इसका 6/5,
यानी कि 600 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, करो इस सवाल को। द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3:2। If the length of this rectangle is increased by 25% and width is kept constant, area increases by 24। width बतानी है आपको कितनी है। अच्छा सवाल है काफी। देखो यार, अगर लेंथ आपकी इंक्रीज कर रही है 25% से, तो मैं कह सकता हूँ कि 4 अगर पहले थी तो 5 हो गई, ठीक है। विड्थ तो सेम है, यानी कि 1 से 1, तो एरिया अगर पहले 4 था तो 5 हो गया। तो एरिया में जो चेंज आया वो देखो 1 यूनिट का, ठीक है। इस 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 24। आपको क्या बताना है कि विड्थ कितनी है, ठीक है। एरिया 1 की वैल्यू कितनी है? 24 है। तो इस 4 की वैल्यू बता दो। 4 की वैल्यू कितनी है? 96। तो ये जो 96 बेसिकली है क्या, किस रेशियो में थे? 3:2 के रेशियो में। तो 3x इंटू 2x, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 4 आ गई। 2x बताना था, 8 आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को करो आप लोग। If the sum of diagonals of a rhombus is L and the perimeter is 4p, area of rhombus आपको बताना है। पहले rhombus बनाने की कोशिश करते हैं। ये है आपका rhombus। क्या गिवन है आपको इस सवाल में? If the sum of the diagonals of the rhombus is L and the perimeter is 4p, perimeter 4p से आप लोग क्या समझे कि साइड p है, तो ये आपके पास p आया, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस आपको बताना है, और क्या गिवन था कि सम ऑफ डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज L, ठीक है। यानी कि अगर एक डायगोनल आपका 2a है और एक है 2b, 2a प्लस 2b कितना हुआ? L हुआ, ठीक है। तो a प्लस b कितना हुआ? आपका L/2 हुआ, ये आप मानते हो, ठीक है। यानी कि ये जो पार्ट ए है, ये जो पार्ट बी है, ये समेशन कितना है? L/2 है, ठीक है। तो एक हिस्सा अगर आपका L है, सॉरी L/2 है, दूसरा कितना होगा? L/2 माइनस ए। तो इस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? L/2 माइनस ए, ये आप मानते हो, ठीक है। अब आप ऐसे समझो कि जो एरिया होगा वो क्या होगा? 1/2 इंटू डायगोनल का प्रोडक्ट, है ना। यानी कि 1/2 इंटू डायगोनल का प्रोडक्ट कितना हुआ? 4 टाइम्स ए बी, यानी कि 2ab। ये होना चाहिए था एरिया। 2 टाइम्स ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू आप ऐसे लेके चलो कि ए, ठीक है। मैंने इसको ए लिख लिया। या फिर ऐसा थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है ना, तो एक दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास है 1/2 इंटू 4ab, ठीक है। यहाँ पर आप इसका स्क्वायर कर लो। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा मेरे पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, और ये 2ab एरिया है एक्चुअल में, ठीक है। ये मुझे निकालना है, ये तो मुझे निकालना है। और ये यहाँ पर किसके बराबर है? L²/4 के बराबर है, ठीक है। यहाँ से मैंने स्क्वायर करा है और कुछ नहीं करा। अब ये 2ab किसके बराबर है? यहाँ से देख लो, L²/4 माइनस A² प्लस B स्क्वायर। L²/4 माइनस A² प्लस B स्क्वायर कितना होगा? यहाँ से देख लो, P², ठीक है। ये आपका आंसर है। इसमें से आप चाहो तो 1/4 कॉमन ले लो, वो एक ही बात है। वहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है L² माइनस 4P²। ये आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 1296, रेडियस ऑफ सर्कल इज 7/6 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द स्क्वायर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर अगर 1296 है ना, तो मतलब साइड ऑफ स्क्वायर कितना है? 36 है। और यहाँ से देखो रेडियस कितना है? 7/6 टाइम्स इसका, यानी कि जो रेडियस आपके पास है वो 42 है। मुझे क्या बताना है? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, यानी कि 36 इंटू 4, इसका रेशियो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल से 2 टाइम्स 22/7 इंटू आर आपका है 42। ये तो बताना है। यहाँ पर है 6, काट दो तो यहाँ पर 6 रह गया, इसको काटो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 11। 6:11 आपका आंसर है।
A hollow spherical shell is made of a metal of density 2.5 gram per centimeter cube. External and internal radius of the given sphere है 35 और 14. मास ऑफ शेल आपको बताना है. देखो मास ऑफ शेल कैसे निकालेंगे, होलो स्फेरिकल शेल है, ठीक है, यानी कि मुझे वॉल्यूम का पहले डिफरेंस लेना है, ठीक है, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ठीक है, वो कितना होगा 35 का क्यूब माइनस 14 का क्यूब, उसमें से मैं 7 का क्यूब बाहर ले रहा हूँ, अंदर क्या बचा 5 का क्यूब यानी कि 125, इसमें से क्या माइनस करेंगे 2 का क्यूब यानी कि 8, ठीक है, ये तो वॉल्यूम का डिफरेंस आया, मल्टीप्लाई करो इसको डेंसिटी से 2.5 यानी कि 5/2, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, ये आपका आंसर होने वाला है, ठीक है, यहाँ पर बचेगा 7 स्क्वायर यानी कि 49. और कुछ काटना चाहते हो? और अच्छा ये यहाँ पर इससे कटेगा, यहाँ पर कितना रह गया था 117 यानी कि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 39, ठीक है, और देखो कुछ काटना चाहते हो तो यहाँ पर रह जाएगा आपके पास 11, ठीक है, 44 इंटू 5 कितना होगा, 44 इंटू 5 डायरेक्ट लो 220, 220 को मल्टीप्लाई करना है 49 इंटू 39 से, तो 49 इंटू 39 आपके पास हुआ 1911 इंटू 220, तो आपके पास आ गया 420 करेक्ट आंसर. ये करेक्ट आंसर है 420. कई तरीके और भी थे, आप मल्टीपल चेक कर सकते थे, आप इसमें 22 का मल्टीपल देख सकते थे, कुछ और भी देख सकते थे, पर करना कैसे ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है. ये अगला सवाल आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को ट्राई. Diameter of a circle is 7/4 times the base of a triangle and the height of triangle is 14 centimeter. Area of triangle is 56. देखो area of triangle अगर 56 आ रहा है ना, यानी कि हाफ ए बी, तो हाफ यानी कि 7 इंटू बेस जो भी आपके पास है वो 56 है, तो बेस आपका आया 8. डायमीटर कितना होगा इसका 7/4 टाइम्स यानी कि 14 हुआ, रेडियस आपका हुआ 7, ठीक है, रेडियस अगर 7 आ गया तो मुझे क्या निकालना है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल. 44 सेंटीमीटर, आंसर किस में दिया गया मीटर्स में, 44 सेंटीमीटर को लिख लो मीटर्स में. ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, करो इस सवाल को. A square of side P is taken. A rectangle is cut out from this square in such that the length of one side of rectangle is equal to half of the length of the one side of the square and the length of the another side of rectangle is equal to 1/3 of the length of the first side of the rectangle. What is the area of portion of the square that is remained after the rectangle is cut out? तो बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है, एक बात तो सच में कहनी पड़ेगी, कंफ्यूजिंग सवाल है, ठीक है, अच्छे से समझना पड़ेगा. ये मैंने स्क्वायर बनाया जिसकी साइड पी है, चारों तरफ है पी, फिर क्या किया मैंने रेक्टेंगल हमने कट करा इस स्क्वायर में से, किस तरीके से, सच दैट लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी कि ये जो रेक्टेंगल हमने कट करा है ध्यान से समझना, इस रेक्टेंगल की जो एक साइड है वो इस स्क्वायर की साइड की आधी है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मैंने यहां से इतना कट करा है p/2, ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं, एंड द लेंथ ऑफ द अनदर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड ऑफ द रेक्टेंगल. ये आपको समझ में आया कि एक साइड जो लेंथ थी वो मेरे पास थी इस p का आधा, और जो ब्रेथ है वो कितनी है, वो लेंथ का भी 1/3 टाइम्स है, ठीक है, तो लेंथ का भी 1/3 टाइम्स यानी कि वो कितनी हुई p/6. ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, p/6 हुई. आपको क्या बताना है व्हाट एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्क्वायर इज रिमेन्ड आफ्टर रेक्टेंगल इज कट आउट. तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है p²/12, ठीक है, स्क्वायर का क्या एरिया था p², p² में से p²/12 हटाना पड़ेगा,
करेक्ट आंसर आपका आ गया पी स्क्वायर बाई 11, सॉरी 11 पी स्क्वायर बाई 12। ये करेक्ट आंसर है। काफी शानदार क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो आपकी हो चुकी है खत्म, और काफी मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में, तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को कर देना लाइक, ठीक है। और इस तरह के कंटेंट को फॉलो करो, कोई अगर ऐसा कंटेंट और आपको चैनल दे रहा है तो उसको भी फॉलो करो, ये सच में काम की चीज है, ठीक है। एग्जाम में जब ये सवाल दोबारा आ जाएंगे तब आप बोलोगे कि ये सवाल का सोर्स क्या था, तब आपको पता चलेगा कि इन सवाल का सोर्स ये था, ये सवाल एमटीएस में आए थे, ठीक है। तो इस कंपाइलेशन को फिर से सॉल्व करो अगर आपने सॉल्व नहीं करा अभी तक तो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, मजे करते रहो।